नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लाइव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हानि दोनों ओर से होती थी, लेकिन अंततः जन और धन की हानि राष्ट्रीय क्षति होती थी। प्रदेश को पीछे धकेलता था, प्रदेश के विकास को बाधित करता था और यहां के नौजवानों के रोजगार पर, उनके जीवन की संभावनाओं पर ग्रहण लगाने का कार्य करता था। आज हमें प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के योग्य और यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। आज उत्तर प्रदेश देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले 2017 में 2016-17 में 14वें स्थान पर था, आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। दुनिया का कोई भी निवेश अगर होगा देश के अंदर तो पहले 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि हमारी प्राथमिकता वहां पर होगी। और उसके परिणाम आए भी। कोरोना कालखंड में जब हम निवेश ढूंढ रहे थे, चीन से निवेश भाग रहा था, दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा थी। भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में जो स्थान प्राप्त किया, अब देश के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होनी थी, कौन राज्य लेके जाता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड में 5,000 करोड़ रुपए की सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की और वहां पर उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। डाटा सेंटर आज के इस डिजिटल युग में डाटा का अपना महत्व होता है और डिजिटल युग में डाटा के महत्व को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश में कई डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े डाटा सेंटर के लिए भी उत्तर प्रदेश का ही चयन हुआ है और इसमें शासकीय स्तर पर भी और निजी क्षेत्र से भी तमाम निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त यानी पूरी तरह प्रस्तुत थी इस महामारी के सामने, तो उत्तर प्रदेश ने 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का निवेश उत्तर प्रदेश में करने में सफलता प्राप्त की। इसका परिणाम है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने उस प्रकार का माहौल दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में लोग कहते थे क्या होगा उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा हमने छठी अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया है। उत्तर प्रदेश अब नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाने की ओर अग्रसर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, चाहे वह इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का, नेपाल से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के बन रहे हैं, बिहार से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, जो भी हमारी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी होगी ये 4 लेन की होगी। और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बैकबोन बनेंगी और उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा कि देश के अंदर कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है। और मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश के नागरिकों का है, उत्तर प्रदेश वासियों का है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस एक नई सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ा है, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। तो लखनऊ से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, जहां पर 180 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि 1710 करोड़ की गया है। अनूप संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। अपडेट मिला है राजनाथ सिंह का दौरा है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं।
देखिए, कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। 1710 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिसमें 90 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास किया गया है और 90 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसमें सबसे बड़ी और उपलब्धि को बात लखनऊ की करें तो करीब 2.5 किलोमीटर का जो पुल बना है, एक था कि चौक से नखास के रास्ते में बहुत भीड़ जाम लग जाया करता था। उस जाम से लखनऊ वासियों के लिए आज से खुल गया है। अब वो जाम मुझे नहीं लगता लगे, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का सबसे बड़ा पुल लखनऊ का यही है। जो जाम की स्थिति बनती थी वो कहीं न कहीं लखनऊ वासियों को राहत के साथ मिलेगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग की काफी योजनाएं हैं, जो परियोजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण भी किया गया है। तो लखनऊ वासियों के लिए बेहद खुशी का दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और के सांसद यहाँ पर पहुंचे हैं, समूह द्वारा यहाँ पर संपन्न हुआ है। जी चलिए अनूप सिंह, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लखनऊ से हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह आज एक दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने लखनऊ को हजारों करोड़ की सौगातें दी हैं। राजनाथ सिंह ने लखनऊ के 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसकी कुल लागत तकरीबन 1710 करोड़ है। कार्यक्रम में उनके साथ मुख्यमंत्री समेत सरकार के कई मंत्री भी मौजूद होंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के काफी हद तक नियंत्रण में आने के बाद अब स्कूलों में भी पठन पाठन शुरू कर दिया गया। पहले कक्षा 9 से 12 और फिर 6 से 8 तक स्कूल खोलने के बाद अब 1 सितंबर से प्राइमरी के स्कूलों के साथ मदरसों में भी शिक्षण का कार्य प्रारंभ होगा। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के तेज होने के कारण पठन पाठन करीब 6 महीने बंद था। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद लंबे समय से बंद मदरसों को भी 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कहा कि मथुरा में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगेगी। मथुरा में कृष्णोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां का भौतिक विकास हो, पर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी बचाए रखना है, क्योंकि यही देशवासियों की पहचान है। उन्होंने राधा रानी की नगरी वृंदावन की आध्यात्मिक शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के कण कण में भगवान बांके बिहारी का दर्शन है। यही कारण है कि जितने समय तक वृंदावन में वैष्णव कुंभ चला कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुंभ के बाद ही कोरोना की दूसरी लहर आ गई, जिसमें बहुतों को खोया है। उन्होंने उनके प्रति संवेदना भी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां पर कहीं भी मांस मदिरा की बिक्री ना हो, जिसके लिए जिला प्रशासन ने उन्होंने कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया और कहा कि जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उन्हें पुनर्वास के रूप में दूध बेचने जैसे कामों में लगाया जा सकता है। वहीं मथुरा में मांस और शराब पर रोक लगाने को लेकर सीएम के बयान पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि जब कोरोना काल था तब शराब की दुकानें खुली हुई थी और अब चुनाव पास आ गया तो बीजेपी जुमले फेंक रही है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश में रहस्यमयी बुखार डॉक्टरों के लिए चिंता का कारण बन गया है। पश्चिमी यूपी के सरकारी अस्पतालों को ओपीडी में 70% मरीज बुखार के हैं। बच्चों से बुजुर्गों तक बुखार फैल रहा। पश्चिमी यूपी में अब तक बुखार के 1000 मरीज मिल चुके हैं। हफ्ते भर में इससे करीब 50 मौतें हो चुकी है, जिनमें से 26 बच्चे शामिल हैं। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि ये मौतें 7 दिन की आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिलों में दर्ज की गई हैं। सभी मामलों में तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट के लक्षण उभरे। वहीं सैकड़ों लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, लेकिन बुखार को मात देने में इन्हें 15 दिन का समय लग गया। प्रयागराज में पिछले महीने गंगा यमुना नदियों में आई बाढ़ से शहरवासियों को राहत मिल गई, लेकिन बाढ़ के बाद लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। संगम नगरी में डेंगू से लोगों को परेशानी हो रही। बता दें कि 16 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई, जिसमें 9 मरीज अब तक ठीक हो चुके, जबकि 7 डेंगू मरीजों का सरकारी और निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं सीएमओ डॉक्टर नानक सरन ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल सहित जिला अस्पताल में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। इसके साथ ही मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी भी लगाई गई।
प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,87,638 कोविड सैंपल की जांच की गई, जिसमें कोरोना वायरस के 21 नए मरीज मिले, जबकि 17 डिस्चार्ज हुए। अब एक्टिव केस की संख्या 269 रह गई। प्रदेश में 23 जनपदों में एक्टिव केस शून्य है। इन जिलों में अमेठी, बागपत, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जौनपुर, कानपुर देहात, महोबा, मऊ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामनगर, संत कबीर नगर, सीतापुर और उन्नाव शामिल है। इसी तरह 62 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया। 13 जिलों में इकाई अंक पर मरीज मिले। अब तक 7,21,45,554 कोविड सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में जहां सिर्फ 21 नए मरीज मिले, तो वहीं केरल में 24 घंटे में 29,836, तो महाराष्ट्र में 4,666 मरीज मिले। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% और दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.06% रही। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के 1 सितंबर को होने वाले 13वीं संस्कार की तैयारी चल रही है। 80,000 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा। आपको बता दें कि अतरौली में KMV इंटर कॉलेज में 13वीं होगी, जहां सामान्य और VVIP के लिए 2 पंडाल सजाए गए हैं। 700 से ज्यादा हलवाई और कारीगर प्रसाद तैयार कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान और कई जगहों के लोग हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ के लड्डू से लेकर कई व्यंजन शामिल किया गया है। 1 सितंबर को संस्कार सुबह 9 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक चलेगा। MD शुक्ला इंटर कॉलेज नादाना महल रोड में नवनिर्मित कक्ष का उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोकार्पण किया। इस दौरान उनके साथ कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और उन्होंने विधायक निधि से स्कूल के कक्ष के लिए 25 लाख रुपए का अनुदान दिया। वहीं इससे पहले स्कूल प्रबंधक के उप मुख्यमंत्री और ब्रजेश पाठक का फूल मालाओं से सम्मानित किया। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सितंबर की प्रस्तावित महापंचायत की सफलता को जहां टिकैत परिवार ने पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं पुलिस अधिकारियों ने महापंचायत के दिन फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए जुट गए हैं। रैली स्थल के इर्द गिर्द 5 कंपनियां, PAC और मेरठ जोन के कई जनपदों के आए पुलिस बल तैनात रहेंगे। बाहर से कई अपर पुलिस अधीक्षक और डिप्टी SP रैंक के अधिकारी भी बुलाए जा रहे हैं। बता दें कि बाहरी इलाकों से नगर में प्रवेश के प्रमुख मार्गों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि SSP अभिषेक यादव ने खुद को महापंचायत स्थल और नगर में सुरक्षा व्यवस्था बनाने की कमान संभाल रखी है। SSP ने बताया कि जहां महापंचायत हो रही है, वहां निकट ही महावीर चौक पर सबसे अहम सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। रैली स्थल के आसपास 5 कंपनी PAC और RRF लगाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के फिरोजाबाद और कई जिलों में कुछ दिनों से कई बच्चों की मौत पर योगी सरकार को घेरा है। उन्होंने बीमार बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था कराने का आग्रह योगी सरकार से किया है। वहीं उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा और उत्तर प्रदेश की अन्य जगहों पर बुखार के बच्चों समेत तमाम लोगों की मृत्यु की खबर दुखदायी है। उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर इस बीमारी की रोकथाम के प्रयास करने चाहिए। बीमारी से प्रभावित लोगों की बेहतर इलाज की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कानपुर के एक मनी वॉलेट कंपनी के 400 से ज्यादा ग्राहकों के खातों से 14 लाख रुपए की ठगी सामने आई है। ये रकम अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मुंबई के श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट और एक अन्य NGO केयर फॉर लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर बने जाली अकाउंट से किया गया है। आपको बता दें कि खेल 18 मई 2021 से 15 जून 2021 के बीच हुआ और इसका खुलासा तब हुआ जब मनी वॉलेट कंपनी को लेन देन की सुविधा देने वाले यस बैंक के पास ग्राहकों की शिकायत पहुंचने लगी। कंपनी के लीगल अफसर ने बैंक के साथ मिलकर अपने स्तर से मामले की जांच जुटाई, जो कि फर्जीवाड़ा निकला। वहीं आरोप है कि आधार कार्ड के जरिए पैसा निकालने वाले लोगों से ये थंब इम्प्रेशन क्लोन पर ठगी की गई है। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना के नए मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सतर्कता और सावधानी बढ़ा दी गई। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए फिर से जागरूक किया जा रहा है। वहीं घर से बाहर निकलने पर मास्क की अनिवार्यता और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर परहेज करने के आदेश और निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू का प्रभावी बनाने को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के अनुसार रात 10 बजे तक बाजार बंद हो जाएंगे और सड़कों पर अनावश्यक घूमते लोगों के साथ सख्ती की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव नगर विकास, नगरीय रोजगार और गरीब उन्मूलन विभाग के निजी सचिव विशंभर दयाल की ओर से आत्महत्या के प्रयास के मामले में उन्होंने रोगी अस्पताल पहुंचकर पहले विशंभर दयाल का हालचाल जाना। इसके बाद परिजनों का बयान दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें उन्होंने बहन के ससुराल वालों से संबंधित मामले को लेकर अरौस पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। खुद को गोली मारने की घटना से अरौस थाने में जुड़े होने पर आईजी देर शाम औरास थाने पहुंचे। हरदोई जिले में पूर्ति विभाग के निरीक्षक के हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई। नशे की हालत में पूर्ति निरीक्षक ने अपने भाई के साथ लड़की पर कार चढ़ा दी। कार स्पीड में होने के चलते लड़की गिर गई और उसके कपड़े कार में फंस गए, जिसके चलते करीब 100 मीटर तक लड़की सड़क पर ही घिसटती रही। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन विफल होने पर लोग जब गाड़ी के सामने खड़े हो गए, इसके बाद गाड़ी रोकी गई। इस दौरान लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में किशोरी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने पूर्ति निरीक्षण को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। ताजनगरी आगरा में बदमाशों और पुलिस के बीच लुका छुपी का खेल जारी है। वारदातों के जरिए आगरा में आतंक मचाने वाले कुख्यात बदमाश मुकेश ठाकुर को आगरा पुलिस ने घेर कर दिया। इरादत नगर के केनरा बैंक में डकैती डालने के बाद राजस्थान की बसेड़ी निवासी मुकेश ठाकुर फरार चल रहा है। फतेहपुर में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। खरियार थाने के प्रभारी निरीक्षक नंदलाल सिंह ने बताया कि एक गांव में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ कथित रूप से बलात्कार होने की घटना रविवार को सामने आई। उन्होंने बताया कि पीड़िता गांव में भीख मांगकर अपना भरण पोषण करती है और एक प्राथमिक विद्यालय में वह रात गुजारती है। सीएचओ ने बताया कि पड़ोसी गांव शहजोदेपुर में जहां रहने वाला युवक लक्ष्मी लोधी शराब के नशे में जहां पहुंचा और उसके साथ रेप किया। एसएचओ ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी युवकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और पूर्व मंत्री नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में किसान पटेल यात्रा कल बहराइच पहुंची। बता दें कि यात्रा सीतापुर बहराइच राजमार्ग से शुरू हुई थी। जिले के जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया गया। विधायक और पूर्व विधायक, जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों की संख्या में सपाइयों का जोरदार स्वागत किया गया। आगरा पुलिस की ओर से आम आदमी पार्टी पर तिरंगा यात्रा को लेकर कार्रवाई की गई। बता दें कि आप नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आपके जिलाध्यक्ष बनिए सिंह पहलवान सहित 17 नामजद और 450 अज्ञात के खिलाफ लोहा मंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। झांसी के एसएसपी शिवहरी मीना का अनोखा अंदाज देखने को मिला। फरियादी लेकर उनके पास पहुंची महिला के बेटे को पहले स्वयं की कुर्सी पर बैठाया, इसके बाद दूसरी कुर्सी पर बैठाकर महिला की दर्द भरी कहानी सुनकर उसे न्याय की भरोसा दिलाया। वहीं महिला ने बताया कि उसकी शादी एक सिपाही से हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने हैसियत के अनुरूप 15 लाख की शादी की थी। शादी के बाद उसका पति पर अतिरिक्त रुपया की मांग की गई, जिसे न देने पर उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां तक कि उसे पागल बनाने का भी प्रयास किया गया। अंबेडकर नगर के अलीगंज थाना क्षेत्र के सुलेमपुर के पास हाईवे पर बाइक सवार एक युवक की चाइना मंझे से गला कटकर हत्या हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सूचना पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 5 माह बाद गंगा सेवा निधि की ओर से मां गंगा की महाआरती प्रारंभ हुई। साथ में फूल मालाओं और दीपों से सजाया गया। कोरोना के चलते पिछले 5 महीनों से गंगा की आरती सांकेतिक रूप से हो रही थी, लेकिन अब आरती 5 महीने बाद हुई। उन्नाव के हसनगंज थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 1 दर्जन बदमाशों ने युवकों को जमकर पीटा। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। संत कबीर नगर के बखीरा थाना क्षेत्र में जंगल के बीच अज्ञात का शव कपड़े से बंधा हुआ मिला। शव लगभग 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। खबर झांसी से है। झांसी के भंगरा पुलिस चौकी क्षेत्र के कबूतरा डेरा के पास पुलिस विभाग ने छापेमारी के दौरान 300 लीटर कच्ची शराब बरामद की। वहीं चबूतरा डेरा पर भारी मात्रा में पुलिस बल देखकर अफरा तफरी का माहौल बन गया।
बाराबंकी में एक बार फिर से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव नदी में पूरी तरह से समा गए। सरयू का जलस्तर 42 सेंटीमीटर के निशान के ऊपर बह रहा। नेपाल की ओर से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद तेजी से सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदायूं में बच्ची की ओर से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। साथ ही मंदिरों में विशेष सजावट भी हुई और बच्चों को लोक नृत्य और बरसाने की झोली से सभी का मन मोह लिया। तो रायबरेली के महाराजगंज थाना क्षेत्र में प्रेमिका की शादी की खबर सुनकर प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका पर तेजाब से हमला कर दिया। हमले के दौरान उसका भाई भी साथ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाई बहन को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच में जुट गई। बरेली के आंवला थाना क्षेत्र में 4 अफीम तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के कब्जे से 4 किलो अफीम, 5 मोबाइल फोन, 1 बाइक भी बरामद किया गया। बताया जाता है कि तस्कर झारखंड के बोधीराम से अफीम मंगाकर लंबे समय से तस्करी का काम किया करते थे। आगरा में ताजमहल घूमने आए पर्यटक के लौटने के मामले में हिंदू वासियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में हिंदू महासभा के पुरातत्व कार्यालय का घेराव कर ऐलान किया गया कि सभी कार्यकर्ता ताजमहल के कृष्ण और राधा के वेश में प्रवेश करेंगे। कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद कानपुर जिले के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण लगातार पुलिसकर्मियों को मॉनिटर करते आ रहे हैं। बता दें कि प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसी क्रम में इन पुलिसकर्मियों को नियमित रूप से पुलिस लाइन में शस्त्र चलाने के तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में मनरेगा में काम को लेकर गांव में 2 गुट आपस में भिड़ गए। ग्रामीण ने प्रधान पक्ष के गुट पर मनरेगा के आपसी रोजगार को लेकर आरोप लगाया, साथ में हाथापाई भी हुई। फतेहपुर के महाराहा रोड में पुलिस ने असलहे तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें तस्करों के पास से असलहे का जखीरा, साथ में 2 पिस्टल, रिवॉल्वर सहित जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। लखनऊ के गाजीपुर क्षेत्र में घर में घुसकर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, साथ ही बचाने गई पत्नी और बेटी को भी पीटा। वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत कर केस दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। बदायूं में भैंसों के तबेले में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर युवक का शव लटका हुआ मिला। सोचने पहुंचे पर मौके पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की छानबीन में पुलिस लग गई है। बादा के मुक्तिधाम हरदौली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने देखते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि जहरीली शराब पीने की वजह से युवक की मौत हुई है। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में दीवान और हेड कांस्टेबल के बीच मामूली कहासुनी के चलते मारपीट हो गई, जिसके बाद दीवान अपने रसूख के बल पर उसी थाने में अभी भी टिका हुआ है। वहीं मारपीट में घायल हुए दीवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में नहर में तैरता हुआ शव मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई और पता लगाने की कोशिश में लगी हुई है। गाजियाबाद में लगभग 50 साल से झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे गरीब परिवार के लोगों को नगर निगम ने बेघर कर दिया। निवासियों का आरोप है कि उनके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली का बिल, सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद इन्हें प्रधानमंत्री की कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को पिथौरागढ़ जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सीएम ने मंडलायुक्त कुमायूं और जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को निर्देश दिया है कि सभी लोगों को जरूरी आवश्यक निर्देश दिया गया है कि सब लोगों को राहत सामग्री दी जाए। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त कुमायूं को निर्देश दिया है कि प्रभावित क्षेत्र की यातायात व्यवस्था जल्द से सुचारू की जाए, साथ में जो भी तैयारी हो उसके लिए और जो भी मशीनें लेंगे उसकी पूरी तैयारी से कर दी जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी के टूटे पुल का स्थानीय निरीक्षण किया और अधिकारियों से बचाव कार्य की जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने प्रभावित हुए रानी पोखरी और जौलीग्रांट के लोगों से मुलाकात की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देहरादून प्रवास पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर जाकर उनकी माताजी से मुलाकात की और उनका कुशल क्षेम जाना और उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल का स्वागत किया, साथ ही उनसे राज्य की विभिन्न विषयों पर बातचीत की।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 13,392 सैंपलों की जांच रिपोर्टें निगेटिव आई। वहीं चमोली में 2, देहरादून में 11, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 3, पौड़ी गढ़वाल में 18, पिथौरागढ़ में 2 संक्रमित कोरोना के मरीज मिले। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया। दूसरी ओर सोमवार को HNB वेस हॉस्पिटल श्रीनगर के कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हुई। सोमवार को प्रदेश में 38,795 लोगों का कोरोना के बचाव की वैक्सीन दी गई। अब तक प्रदेश में 64,13,205 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 20,05,858 को दोनों डोज दी जा चुकी है। प्लस Y12 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने मरीज को होम क्वारंटीन कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया। विभाग की टीम लगातार मरीज की निगरानी में है। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन विकसित की जा रही है जो अत्यधिक बारिश को नियंत्रित कर सकती है। ट्विटर पर सामने आए धन सिंह रावत के वीडियो में वो एक कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि एक ऐसी ऐप आने वाली है जिसमें किसी भी स्थान पर बारिश को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब एक ऐसी ऐप आ रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो उसे आगे पीछे ज्यादा कम किया जा सकता है। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी देहरादून समेत मैदानी इलाकों में कहीं धूप तो कहीं बूंदाबांदी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में जमकर भी बादल बरस रहे हैं। पिथौरागढ़ की बात की जाए तो यहां लगातार बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया। जिन जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना भी ज्यादा जताई जा रही है। देहरादून में भी तेज बारिश की संभावना है। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।